वेलकम टू एस एजुकेशन। अब तक हमने बिहार बोर्ड परीक्षा क्लास 10th के जो मॉडल प्रश्न पत्र जारी किए गए हैं उसके इतिहास विषय के सभी प्रश्नों को हमने सॉल्व किया है। और इससे पहले की वीडियो में भूगोल विषय के 10 प्रश्नों को, लघुत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व किया है और आज शेष बचे सभी प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का 11वां प्रश्न है, जल संसाधन के 2 स्रोतों का उल्लेख कीजिए। तो जल संसाधन के 2 स्रोत निम्नलिखित हैं। पहला है वर्षा का जल। जो सबसे शुद्ध जल माना जाता है वो होता है वर्षा का जल। यह जल संसाधन का एक प्रमुख स्रोत है। वर्षा जल का उपयोग कृषि कार्यों में किया जाता है। हम सभी जानते हैं कि भारतीय कृषि मानसून पर आधारित है, अर्थात ज़्यादातर कृषि कार्य के लिए वर्षा के जल का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा वर्षा जल का संरक्षण करके जल की कमी को भी पूरा किया जा सकता है। दूसरा है नदियाँ। हमारे पूरे देश में नदियों का एक जाल बिछा है और नदी मीठे जल का सबसे प्रमुख भी स्रोत है। तो नदी भी जल का एक प्रमुख स्रोत है जिसका उपयोग सिंचाई एवं दैनिक क्रियाकलापों में किया जाता है। तो हम पानी, जो पीने का पानी है या उद्योग के लिए जो जल चाहिए, सिंचाई के लिए चाहिए, हर चीज़ के लिए हम नदियों पर निर्भर करते हैं। दूसरा प्रश्न है, अभ्रक का उपयोग क्या है। तो अभ्रक का उपयोग सबसे अधिक इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में, आयुर्वेदिक दवाओं के उत्पादन में, विद्युत उपकरण में यानी कि ट्रांसफार्मर वगैरह में उपयोग किया जाता है और सौंदर्य प्रसाधनों में उपयोग किया जाता है। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि कई बार जो रोड वगैरह का साफ़ सफाई करके उसके डेकोरेशन के लिए जो चमकीला जो यूज़ किया जाता है पदार्थ, वो क्या होता है, उसी को हम अभ्रक कहते हैं। और अभ्रक का सबसे बड़ा भंडार बिहार और झारखंड में पाया जाता है। 80% अभ्रक जो है वो बिहार और झारखंड में पाया जाता है। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। पट्टिका कृषि से आप क्या समझते हैं। पट्टिका कृषि के अंतर्गत बड़े खेतों को पट्टियों में बांधा जाता है। पट्टी अर्थात जैसे कोई एक खेत का टुकड़ा है तो उसको जो क्यारियां बनाई जाती है तो बीच बीच का जो जगह बचा होता है उसी को कहते हैं पट्टिका। तो उसको पट्टिकाओं में बांटा जाता है और फसलों के बीच में घास की पट्टियां उगाई जाती है, घास उगा दिया जाता है, ताकि ऐसा करने से पवन जनित बल कमज़ोर हो जाता है और पवन द्वारा किया जाने वाला मृदा अपरदन को रोक दिया जाता है। अगर बीच में घास की पट्टियां नहीं लगाई जाएंगी तो जब तेज़ हवाएं चलती है तो उस वक्त जो है मृदा अपरदन सर्वाधिक होने लगेगा और वहाँ की मिट्टी प्रभावित होगी, जिसके कारण जो है ये पट्टिका कृषि को अपनाया जाता है। अगला प्रश्न है, पारंपरिक एवं गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों में प्रत्येक के 2 उदाहरण दीजिए। तो पारंपरिक क्या है, जो सदियों शुरुआत से ही जो एक स्रोत रहा है ऊर्जा का, उसे पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कहते हैं। तो ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों में जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम जिसको तेल कहते हैं, और प्राकृतिक गैस, ये जो है प्रमुख ऊर्जा के जो है स्रोत हैं। अगला है, ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों में क्या आता है, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा इत्यादि शामिल हैं। 15वां प्रश्न है, हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। तो हरित क्रांति नाम से ही जैसा है कि अपने देश में आज़ादी के बाद जो खाद्यान्न है उसकी काफ़ी कमी हो गई थी और देश में जो अकाल पड़ा था और काफ़ी लोगों की भूख से मृत्यु हो गई थी, उसको रोकने के लिए और कृषि में आत्मनिर्भर होने के लिए एम एस स्वामीनाथन के नेतृत्व में हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। तो इसी के बारे में प्रश्न है। उत्तर लिखेंगे, भारत की नई कृषि नीति सन 1967-68 में लागू की गई, जिसमें अधिक उपज देने वाले उन्नत बीजों को बोया गया तथा कृषि की नई तकनीकों का प्रयोग किया गया। यानी जो पारंपरिक तरीका था, हल बैल के स्थान पर ट्रैक्टर, टीलर जैसे चीज़ों का उपयोग किया गया, जिससे फसल उत्पादन में आशातीत वृद्धि हुई। इसे ही हरित क्रांति कहा जाता है। भारत में एम एस स्वामीनाथन को इसका जनक माना जाता है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि विश्व में हरित क्रांति की शुरुआत किसने की, तो नॉर्मन बोरलॉग जो हैं उनके द्वारा ये शुरुआत किया गया था। 16वें प्रश्न की ओर आते हैं, सार्वजनिक और निजी उद्योग में अंतर स्पष्ट करें। तो सार्वजनिक उद्योग किसे कहते हैं, तो वैसा उद्योग जिसका संचालन सरकार स्वयं करती है वो सार्वजनिक उद्योग कहलाता है। जैसे दुर्गापुर और भिलाई में जो इस्पात कारखाना है, प्लांट है, उसका जो है देखभाल सरकार के द्वारा किया जाता है। वैसे ही ONGC यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ये सब क्या है, सार्वजनिक उद्योग है। निजी उद्योग क्या है, वैसा उद्योग
जिसका स्वामित्व किसी एक व्यक्ति या किसी एक संस्था के पास होता है उसे निजी उद्योग कहते हैं। जैसे टिस्को टाटा कंपनी के अधीन है, रिलायंस इंडस्ट्रीज, अडानी ग्रुप, ये सब निजी उद्योग के अंतर्गत आते हैं जिनका स्वामित्व किसी एक व्यक्ति के या संस्था के हाथों में है। अगला प्रश्न है जैव विविधता क्या है, जिसको कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। तो संपूर्ण पृथ्वी अथवा उसके किसी एक हिस्से में पाए जाने वाले जीवों की प्रजातियों की विविधता को जैव विविधता कहा जाता है। यानी कि हमारे पूरे पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे, बहुत सारे चीज़ें पाए जाते हैं, कवक है, ये सब कुछ। तो इसके अंतर्गत क्या आता है, इन्हीं के विभिन्न प्रजातियों की जो विविधताएं हैं वही जैव विविधता कहलाता है। इसमें सूक्ष्म जीवाणु से लेकर बड़े बड़े जीव जंतु जैसे ब्लू व्हेल, ये सब जीव शामिल हैं। 18वां प्रश्न है रेड डाटा बुक क्या है। तो रेड डाटा बुक एक दस्तावेज है जो किसी देश में मौजूद विभिन्न जीवों, पौधों तथा स्थानीय प्रजातियों की दुर्लभ एवं संकटग्रस्त प्रजातियों का रिकॉर्ड रखता है। यानी कि हमारे जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसके लिए प्रत्येक जीव जंतु, पेड़ पौधे, उन सब का होना आवश्यक है, क्योंकि सभी एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। और इनमें से कोई भी अगर संकटग्रस्त है या जो लुप्त हो गए हैं, उस प्रजाति का होना क्यों आवश्यक है इसके बारे में रिकॉर्ड रखता है और इसके बारे में जो है शोध किया जाता है कि इसका क्यों आवश्यकता है। और रेड डाटा बुक का रख रखाव IUCN के द्वारा होता है। IUCN का अर्थ हुआ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसके अंतर्गत रेड डाटा बुक का दस्तावेज तैयार किया जाता है। 19वां प्रश्न है खादर और बांगर मिट्टी में अंतर स्पष्ट करें। तो खादर और बांगर दोनों ही जलोढ़ मिट्टी के प्रकार होते हैं और दोनों में निम्नलिखित अंतर है। खादर मिट्टी, नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है, वहीं पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। दूसरा अंतर है खादर मिट्टी अधिक उपजाऊ होते हैं, क्योंकि नदियाँ अपने साथ जलोढ़ मिट्टी जो लाती हैं तो जो उर्वरक चीज़ें हैं सब साथ में आती हैं, जिसके कारण जो है मिट्टी के ऊपर एक नई परत बनती जाती है। बाढ़ के समय जो नदियाँ जब वापस पानी कमने लगता है तो उसके साथ जो ढोकर लाया हुआ मिट्टी है उसके कारण जो ऊपर का मिट्टी का परत है अधिक उपजाऊ हो जाता है, इसलिए खादर मिट्टी अधिक उपजाऊ होती है। जबकि बांगर मिट्टी में जो उपज का क्षमता है वो धीरे धीरे कम हो जाता है, तो पुरानी मिट्टी है इसलिए इसका उपजाऊपन कम हो जाता है। यही इन दोनों में मुख्य फ़र्क है। 20वां प्रश्न है उपभोक्ता उद्योग से आप क्या समझते हैं। तो उपभोक्ता उद्योग क्या है, वैसा उद्योग जिसका सीधा संबंध उपभोक्ताओं से हो एवं उससे उत्पादित वस्तुएं सीधे उपभोक्ता को उपलब्ध हो, उसे उपभोक्ता उद्योग कहते हैं। जैसे पेट्रो रसायन यानी पेट्रोलियम, उसका क्या है सीधे शोधन किया जाता है और उपभोक्ता को उपलब्ध करा दिया जाता है, तो ऐसे उद्योग को उपभोक्ता उद्योग कहते हैं। या फिर कुछ साग सब्जियां हैं या फिर इस तरह के कोई भी जो है प्रोडक्ट जो सीधे फैक्ट्री में बनता है और डायरेक्ट पहुंच जाता है उपभोक्ता तक, वो उपभोक्ता उद्योग कहलाता है। 21वां प्रश्न है इन सीटू प्रयास क्या है। तो सबसे पहले ये जानेंगे इन सीटू क्या होता है। इन सीटू का ये एक अंग्रेजी शब्द है जिसका अर्थ होता है यथावत या यथास्थान। तो सभी जीवित प्रजातियों विशेषकर जंगली और लुप्तप्राय प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास और पर्यावरण में संरक्षित करने की विधि को इन सीटू प्रयास कहा जाता है। यानी कि देखा गया है कि कई प्रजातियां ऐसी हैं जिनको उनके निवास स्थान से हटा दिया गया, जिसके कारण वो प्रजाति खतरे में आ गई है। कुछ वर्ष पहले तक हमारे देश में जो बाघ है उसकी संख्या धीरे धीरे घट रही थी और इसके लिए प्रयास किया गया और प्रयास के कारण क्या हुआ, उनको उनका जो प्राकृतिक आवास है वो उपलब्ध कराया गया, जिससे उनकी संख्या में धीरे धीरे वृद्धि हो गई। तो जैव विविधता के इन सीटू संरक्षण में बायोस्फीयर रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, ये सभी कुछ शामिल होते हैं। तो ये था आज का सेशन। उम्मीद करते हैं आप सभी को ये पसंद आया होगा वीडियो, और अगर ये हेल्पफुल लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये सभी वैसे स्टूडेंट तक पहुंच सके जिनको अब तक लगता है कि तैयारी पूरी नहीं हो पाई है और जिनके पास सही तरीके से आंसर उपलब्ध नहीं है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।